हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स ऑन लॉज ऑफ मोशन एंड इम्पल्स। ठीक है भाई, क्लास 11 का है जो टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुका हूँ। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स। तो इन्हीं टॉपिक्स पर आज हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। और फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने लिख भी दिया है, ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर काम करेगा न्यूमेरिकल। F इज इक्वल टू dp/dt से हमें सॉल्व करना है इसको। एक बार आप न्यूमेरिकल ट्राई कर लो, पहले पढ़ लो, इसके बाद मैं बताऊंगा सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, चलिए एक बार बताता हूँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ए मशीन गन इज माउंटेड ऑन ए 2000 kg कार। जो आपकी मशीन गन है वो 2000 kg की कार पे माउंटेड है और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ी हुई है आपकी कार। एट सम इंस्टेंट द गन फायर्स बुलेट्स ऑफ मास 10 ग्राम विद रिस्पेक्ट विद अ वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द कार। द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड इन इज 10, फाइंड एवरेज फोर्स ऑन सिस्टम। मतलब जो गन है वो बुलेट फायर करना शुरू करती है और जो बुलेट्स फायर हो रही हैं उन सभी बुलेट्स का मास 10 ग्राम ईच है और सभी की जो स्पीड है वो 500 मीटर पर सेकंड है। ठीक है भाई, चलिए करते हैं सॉल्व कैसे करना है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे फोर्स ऑन बुलेट्स बाय गन। फोर्स exerted on bullet by gun पर सेकेंड। देखिए पर सेकेंड क्या फोर्स काम कर रहा है। देखिए हम बुलेट्स पर फोर्स निकालेंगे, जो गन बुलेट्स पर फोर्स लगाएगी उतना ही बुलेट्स गन पर फोर्स लगा देंगे, सेम। यानी गन जितना फोर्स बुलेट्स पर लगाती है बुलेट्स भी उतना ही फोर्स गन पर लगाती है। ये एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमें मालूम है, ऐसा ही होगा। तो हम इजीली निकाल पाएंगे बुलेट्स पे फोर्स। अब बुलेट्स पे फोर्स कैसे निकालते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है भाई फॉर्मूला, dp/dt किससे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। अच्छा dp/dt किसके बराबर हो जाएगा, dm into v अपॉन में dt। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए v तो कांस्टेंट है, जितनी भी बुलेट्स निकलती हैं सभी 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती हैं, तो v सभी का सेम है। पर जैसे जैसे बुलेट्स निकलेंगी बाहर वैसे वैसे बुलेट्स का मास क्या होगा, बढ़ेगा। जो बुलेट्स बाहर निकल रही इकट्ठी और उनका मास बढ़ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास dm/dt अंदर हो जाएगा, v आपको लिख देना है बाहर। अब देखिए आप ध्यान से, dm/dt को हम बोलते क्या है, ठीक है। v की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं, v की वैल्यू आ गई आपके पास 500। dm/dt को हम बोलेंगे मास। देखिए इसका मतलब क्या है, हाँ, मास ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया भाई, मास ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। dm/dt को हम पढ़ते हैं मास ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, चेंज इन मास ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो जो पर सेकेंड मास बुलेट्स का बाहर निकल जाएगा वो हमें पता करना है। अब आप ध्यान से देखो कितना आएगा मास, देखते हैं भाई। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, 500 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड का मतलब हो गया मास ऑफ वन बुलेट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, फायर्ड पर सेकेंड है ना, फायर्ड पर सेकेंड। अब आप ध्यान से देखो तो मास ऑफ ईच बुलेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10 ग्राम, तो 10/1000 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड जो फायर होती हैं वो भी 10 दे रखी है आपको, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 50 न्यूटन। ये वो फोर्स है जो बुलेट्स पर लगता है गन के ड्यू। तो बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन
फोर्स ऑन गन एंड कार सिस्टम ड्यू टू बुलेट्स। ठीक है, तो वैल्यू तो यही रहेगी, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन तो क्वेश्चन में पूछी नहीं, सिर्फ वैल्यू पूछी, तो हम वैल्यू यही लिख देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 50 न्यूटन। इसका मतलब जो फोर्स काम करेगा वो कितना काम करेगा? 50 न्यूटन ही फोर्स काम करेगा। तो बुलेट्स 50 न्यूटन का फोर्स लगा देंगी वापस। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऐसे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप खुद से ट्राई करोगे और फिर मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन कैसे करना है उसका। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके सामने लिख देता हूं, एक बार आप खुद से ट्राई करोगे। इसमें क्या है? ए मशीन गन fires a bullet of mass 40 gram with a velocity 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. Find how many bullets can he fire per second. At the most. ठीक है भाई, एक मशीन गन है, वो फायर करती है बुलेट 40 ग्राम की बुलेट 1200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक आदमी जो उस गन को पकड़े हुए है वो मैक्सिमम फोर्स 144 न्यूटन का ही लगा सकता है उस गन पर। इसके बाद अगर इससे ज्यादा फोर्स वो लगाता है तो खुद होल्ड नहीं कर पाया गन को। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो कितनी बुलेट्स वो फायर कर सकता है पर सेकेंड? मैक्सिमम, है ना। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या करना है भाई आपको? सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो ध्यान से। हम वही मैक्सिमम फोर्स जो एक्सर्ट कर सकता है मैन 144 न्यूटन का है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? dp बाई dt। तो गन भाई जो मैन है वो गन पे लगा रहा है तो गन बुलेट्स पे लगाती है। ठीक है, तो गन को वो 144 न्यूटन से ही होल्ड कर सकता है। इसके बाद वो होल्ड नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा फोर्स वापस गन लगा देती है मैन पे तो गन छूट जाएगी उसके हाथ से। कुछ इस तरह से है इसमें। तो आप क्या है मैक्सिमम फोर्स जो बुलेट्स पे लगाओगे 144 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगा दोगे। अब देखिए d m इंटू वी बाई डी टी, बिल्कुल पिछली बार की तरह। ये आपका आ जाएगा 144 इज इक्वल टू वी तो आ जाएगा आपका बाहर और अंदर बचेगा dm बाई डी टी। v कितना है? 1200। 144 dm बाई डी टी का मतलब क्या बताया था मैंने? मास ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड। ये तो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? मास ऑफ ईच बुलेट, तो 40 बाई 1000 ये हो गया किलोग्राम में। चेंज करना जरूरी है, ग्राम में दे रखा है, बाकी चीजें एसआई में दे रखी थी। नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड आप मान लो n है, तो ये हो गया मास ऑफ वन बुलेट और n हो गया नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड जो फायर की जा रही है वो। तो n ही हमको निकालना है। इसमें क्या हो जाएगा भाई? 2 0 3 0 कट जाएंगे यहाँ पे। 12 मल्टीप्लाई 4 144 हो जाएगा। इधर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई n। 0 से 0 सारे कैंसिल कर दिए मैंने। ये आपका जो n है ये आ जाएगा फाइनली 144 मल्टीप्लाई
ये आ गया आपका 3। तो आप 3 बुलेट्स पर सेकेंड, यानी जो मैन है, आप नहीं, जो मैन है वो 3 बुलेट्स पर सेकेंड ही फायर कर सकता है मैक्सिमम। इससे ज्यादा अगर उसने फायर करने की कोशिश की तो गन को होल्ड नहीं कर पाएगा, गन उसके हाथ से छूट जाएगी। ठीक है, तो भाई इस तरह क्वेश्चंस आपको इसी फॉर्मूले से करने, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपको ये सॉल्व करने थे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, मैं लैंग्वेज लिख रहा है, इस पर आपको फिगर से बताता हूं, आप समझ जाना क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर एक प्लेट है आपके पास, ठीक है, एक प्लेट है जो एयर में है और इसका जो मास है प्लेट का वो इस तरह से रखी हुई है हवा में, इस तरह से। ठीक है, आपकी प्लेट हवा में इस तरह से है, तो ये जो फिगर मैंने बनाया है प्लेट का, ये कुछ इस तरह से निकलेगा बाहर की तरफ। ऐसी प्लेट है इस तरह से रखी हुई हवा में इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपकी प्लेट, और यहां से आप मान लीजिए फायर करते हो एक गन से कुछ बॉल्स। ठीक है, तो पर सेकंड यहां से बॉल निकल कर जाती है और टकराती है इससे, और जो आपकी प्लेट है इसका मास दे रखा है मान लीजिए आपको 1 kg। ठीक है, और ये जो बॉल्स हैं इनका मास दे रखा है आपको मान लीजिए 10 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ बॉल्स striking to the plate per second so that plate can remain in air in equilibrium। ठीक है, यहां पर कुछ क्वेश्चन है इस तरह से, मैंने फिगर से आधी बात समझा दी आपको। यहां से आपके पास मान लीजिए कोई गन टाइप है, ठीक है, और इससे बॉल निकलकर प्लेट पे जाके टकराती है, और ये जो प्लेट्स पर टकराती है बॉल, ये आपको पर सेकंड निकालनी है कितनी बॉल टकराती हैं। अगर 10 ग्राम जो है इनका मास है और इसका मास आपको 1 kg दे रखा है। ठीक है, और स्पीड ऑफ ईच बॉल दे रखी है, स्पीड विद विच each ball strikes to the plate is 10 मीटर पर सेकेंड। यानी बॉल जब टकराती है इससे तो जो इसकी स्पीड है बॉल की वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बॉल की स्पीड यहां से अगर यहां तक कम भी नहीं हो रही, लगातार उसी स्पीड से बॉल जाके टकरा जाती है। चलिए देखते हैं क्या आएगा सॉल्यूशन। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी तक करते हुए हैं। देखिए होगा क्या, जब बॉल टकराएगी इससे प्लेट से तो बॉल प्लेट को धक्का मारेगी ऊपर की तरफ, ये जो बॉल्स हैं इसको होल्ड करेंगे ऊपर की तरफ प्लेट को, तो प्लेट पर एक फोर्स आएगा ऊपर की तरफ और एक इसका होगा खुद का वजन mg। जब F इज इक्वल टू mg आपके पास आ जाएगा, F क्या है, फोर्स ऑन प्लेट ड्यू टू बॉल्स स्ट्राइकिंग टू इट पर सेकेंड। ठीक है भाई, समझ गया बात। चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, mg। अगर ये हवा में है अटकी हुई, रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर। अगर ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो ये प्लेट हवा में लटक जाएगी, ना नीचे आएगी ना ऊपर जाएगी। तो बॉल लगातार इसमें फोर्स लगाती है, इसके वजन को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है, हवा में ये अटक जाता है। तो F इज इक्वल टू आ गया आपके पास mg। अब F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, dp बाई dt इज इक्वल टू mg। अब हम क्या निकालेंगे, देखिए जो फोर्स बुलेट्स पे काम करता है, जो फोर्स बॉल्स प्लेट पर लगाती हैं वही फोर्स प्लेट भी तो बॉल्स पर लगा देगी। तो यहां पर आप जो फोर्स है वो बॉल्स पर निकाल दो, सेम बात है, वैल्यू तो वही आनी है।
m बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, m इंटू जी। अच्छा इसे कैपिटल M कर लेते हैं, ये मास है किसका, प्लेट्स का, ठीक है, इस तरह से। तो यहां क्या आ जाएगा देखो, v तो आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, यहां पर आ जाएगा dm बाई dt इज इक्वल टू, इसका मास दे रखा है आपको 1 kg मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा भाई, g की वैल्यू मान लेते हैं 10, g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने ऐसा मान लिया, वरना 9.8 भी आपको दे सकता है क्वेश्चन में। स्पीड क्या है हर बॉल की आपकी, dm बाई dt, अच्छा सॉरी 10 है। स्पीड जो है ईच बॉल की जब वो टकराती है प्लेट से तो कितनी दे रखी है आपको, 10 दे रखी है। dm बाई dt क्या होगा, नंबर ऑफ बॉल्स स्ट्राइकिंग टू द प्लेट पर सेकेंड मल्टीप्लाई मास ऑफ वन बॉल। भाई ये मास ऑफ बॉल्स है जो एक सेकेंड में प्लेट से टकराएंगी, तो मास ऑफ बॉल जो एक सेकेंड में प्लेट से टकराएंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ वन बॉल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉल्स स्ट्राइकिंग टू द प्लेट पर सेकेंड। तो वही नंबर हमें निकालना है। तो मास जो है एक बॉल का आपको दे रखा है 10 ग्राम, तो 10 अपॉन में 1000 कर लो, मल्टीप्लाई कर लो n क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स स्ट्राइकिंग टू द प्लेट पर सेकेंड। इधर आ जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, कितना आ गया, n इज इक्वल टू, ये 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 और मल्टीप्लाई में चला गया 100। तो इस तरह से आपको पर सेकंड 100 बॉल यहां से फायर करनी पड़ेगी ताकि प्लेट आपकी हवा में रुकी रहे। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया आपका क्वेश्चन। इस बार मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी नहीं लिखी है, आधा फिगर समझा दिया, बाकी आधा क्वेश्चन लिख दिया मैंने, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज लिख लोगे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट एक ही फॉर्मूले से निकल आए, dp बाई dt से आपको सॉल्व करना था, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ इसी टॉपिक पे हम कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। वाटर इज flowing out through a jet pipe, ठीक है, with speed 20 meter per second at the rate of 1 लीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, 1 लीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स exerted by water on the pipe, ठीक है। यहां पर डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दे दी गई है। डेंसिटी ऑफ वाटर सभी बच्चे याद कर ले, अगर आपको याद नहीं है तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है भाई, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, ठीक है। और 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। लीटर का मतलब होता है वॉल्यूम, ये दोनों चीजें क्या है, वॉल्यूम। 1 लीटर, लीटर का मतलब होता है वॉल्यूम, 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं। क्वेश्चन में दिया नहीं, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। वाटर इज फ्लोइंग आउट थ्रू अ जेट पाइप विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाहर आ रहा है। अब हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt, कई बार कर लिया हमने। अब dp बाई dt सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा dm इंटू v बाई dt। यहां पर क्या हुआ, v तो कांस्टेंट है, जो चीज कांस्टेंट रहेगी, अगर मास कांस्टेंट है तो मास को बाहर निकालना है, अगर v कांस्टेंट है तो v को बाहर निकालना है। v तो आपको दे रखा है ना, कितना, 20 मीटर पर सेकंड, वो तो इसी स्पीड से बाहर निकल रहा है, तो v तो आपने दिया बाहर। अब dm बाई dt क्या है ना, v
कितना आ गया भाई, v आपको दे रखा था 20 मल्टीप्लाई dm बाई dt, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो dm का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी को हम लिखते हैं इस सिंबल से, इसको पढ़ते हैं रो। इस सिंबल का नाम क्या है भाई, रो, RHO। वॉल्यूम को कैपिटल V से, मास को स्मॉल m से। तो मास के प्लेस में डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया भाई, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। बहुत अच्छी बात है, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूं इरेज, इसकी जरूरत अब अपने को है नहीं। अब देखिए ध्यान से, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 20। देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर थोड़ी ना चेंज हो रही है, ये आपका P नहीं है, ये आपका रो है सिंबल, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, जो मैंने लिखा हुआ हल्का सा P की तरह बनता है। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। ये डेंसिटी है, सामने लिख दिया मैंने, डेंसिटी है, ये आपका वॉल्यूम है। तो डेंसिटी आपकी आ जाएगी बाहर, अंदर बचेगा dV बाई dt। ठीक है, और dV बाई dt का मतलब होता है वॉल्यूम पर सेकेंड। वो आपको दे रखा है 1 लीटर पर सेकेंड। 1 इंटू 10 की पावर -3 कर लेंगे, मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। मीटर क्यूब में चेंज क्यों किया, क्योंकि मीटर क्यूब आपकी वॉल्यूम की यूनिट होती है इन SI। बाकी सारी चीजें हमको SI में दे रखी थी, इसलिए लीटर में हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया आपके पास 1000 मल्टीप्लाई dV बाई dt कितना हो गया, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है भाई, dV अपॉन dt की तो वैल्यू निकाली मैंने वहां पर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 20 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। तो भाई ये हो गया आपके पास सेकेंड लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको समझा दिए, इस तरह से आपको ट्राई करने होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग इंपल्स पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए सेम टॉपिक पर। F इज इक्वल टू dP बाई dt पर आपको ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं, कैसे करने देखिए, बाकी न्यूमेरिकल्स कैसे ट्राई करने हैं हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए आपके पास यहां पर एक बॉल थी, वो बॉल आके टकराती है, बॉल जो है वो वॉल से आकर टकराती है। ये आपकी वॉल है, दीवार हो गई है, ये आपकी बॉल है, बॉल जो है वो टकराती है आकर, मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आती है, और जो बॉल की स्पीड थी जब ये चल रही थी, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी। ठीक है, टकराने के बाद जो बॉल है वापस चली जाती है इस डायरेक्शन में, विद सेम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए रिबाउंड हो जाती है बॉल। ठीक है, यहां पर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है, टाइम ऑफ कोलिजन दे रखा है आपको। टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ बॉल विद वॉल इज 10 raised to the power -3 second. Find force and impulse on ball due to wall. On ball due to wall. ये आपको पता करना है। ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बॉल आई, टकराई,
कुछ देर कांटेक्ट में रही, वो टाइम दे रखा है आपको, और उसके बाद वापस चले गए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। चलिए भाई इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्यूशन देखें। जैसे कि हम जानते हैं जो एफ वेक्टर होता है वो क्या होता है भाई, डीपी वेक्टर अपॉन में dt। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डीपी वेक्टर बाई dt। इसको वेक्टर फॉर्म में करेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा समझना और बताना आपको, ठीक है। यहां पर एक कंपोनेंट ले लो आप, यहां पर इसको मान लो u, और ये आपकी हो जाएगी v। एक कंपोनेंट यहां पर आ जाएगा, एक कंपोनेंट आपका यहां पर हो जाएगा, ये आपका v है, ठीक है। ये हो गया आपके पास ux, क्या हो गया भाई ux, और ये हो गया आपका uy। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ux कितना है, ux आपका आ जाएगा u cos, देखिए 30 है तो यहां 30 बनेगा इस जगह पे अल्टरनेट एंगल, तो यह आ जाएगा u cos 30, और यह आ जाएगा आपका u sin 30, ठीक है। अब यहां 30 है तो यहां 30 बनेगा, तो जो vx आएगा वो क्या हो जाएगा v cos 30, और जो आपका vy आ जाएगा वो क्या आ जाएगा v sin 30, है ना। चलिए तो अब देखिए क्या सॉल्व करेंगे हम इसको यहाँ पर। अच्छा मास ऑफ बॉल में देना भूल गया हूं, तो मास ऑफ बॉल और लिख दो आप। मास ऑफ बॉल जो है, मास ऑफ बॉल जो आपके पास दे रखा है, ये दे रखा है मान लीजिए कितना ग्राम ले लीजिए, 50 ग्राम लेते हैं, ठीक है। 50 ग्राम क्या है, मास ऑफ बॉल है। ये क्वेश्चन में और लिख लेंगे, मास ऑफ बॉल पे आपको दे रखा है 50 ग्राम, तभी सॉल्व होगा ये। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। dp, अब इसका मतलब क्या हो गया dp वेक्टर अपॉन में dt। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं dp वेक्टर, है ना। तो dp वेक्टर का मतलब क्या हो गया, dp वेक्टर का मतलब हो गया pf वेक्टर माइनस pi वेक्टर। चेंज इन मोमेंटम हो गया ना, तो pf वेक्टर माइनस pi वेक्टर कर लेते हैं पहले। अब pf वेक्टर क्या आएगा, m इंटू वी वेक्टर, और pi वेक्टर क्या आ जाएगा m इंटू u वेक्टर। ये आ गया आपका dp वेक्टर। dp वेक्टर का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। dp वेक्टर का मतलब होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपको चल गया पता, pf वेक्टर बाद का लीनियर मोमेंटम माइनस पहले का लीनियर मोमेंटम। चलिए आगे देख लेते हैं। dp वेक्टर जो आपके पास आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा pf, देखिए ये रहा, है ना। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो m तो दोनों में से आप कॉमन ले लो सीधे सीधे भाई, m तो दोनों में है ना, दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया। v वेक्टर कैसे लिखना है, vx, देखिए ध्यान से, vx इस तरफ है ना, तो माइनस vx आई कैप हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस आई कैप पर है, देखो ध्यान से माइनस पर है ना, और वो किधर जा रहा है प्लस पर, तो v बाई जे कैप। क्लियर होगी बात। अब देखिए माइनस तो इसमें लगा हुआ था, तो माइनस लगा दो आप पहले से। फिर u वेक्टर को लिखना है आपको, देखिए u वेक्टर में ux तो i कैप की डायरेक्शन में था, uy किस डायरेक्शन में है, j कैप की डायरेक्शन में था। ये माइनस क्यों लगाए, क्योंकि जो vx है इसका वो माइनस एक्सिस के अलोंग है, जबकि इसका प्लस एक्सिस के अलोंग है। यहां पर क्या आ जाएगा भाई, m की वैल्यू हो गई 50 अपॉन में 1000, चेंज कर लेंगे, ठीक है। vx क्या आ जाएगा, v, तो v की वैल्यू कितनी है, देखिए vx का मतलब क्या हो गया, v cos 30 i कैप, vy का मतलब क्या हो गया, v sin 30 j कैप माइनस u cos 30 i कैप माइनस u sin 30 j कैप। वैल्यू पुट कर दी मैंने, देखिए आपके सामने लिखी हुई सारी वैल्यूज मैंने पुट करी है, केवल कुछ खास नहीं किया इसमें। तो dp वेक्टर, अब dp वेक्टर क्या हो जाएगा 50 बाई 1000। अब देखिए ध्यान से, v की वैल्यू कितनी थी 10 cos 30 रूट 3 बाई 2 i कैप प्लस 10 मल्टीप्लाई sin 30 कितना हो गया 1 बाई 2 j कैप माइनस 10 cos 30 रूट 3 बाई 2 i कैप।
-10 sin 30 1/2 जे कैप। तो आप ध्यान से देखो, ये तो आपस में कैंसिल हो गया, जे कैप वाला टर्म आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक माइनस का और एक प्लस का, बचा कौन सा टर्म, केवल आई कैप वाला टर्म आपका बच गया, है ना। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो डीपी वेक्टर क्या आ जाएगा अपने पास, डीपी वेक्टर जो है वो आपका आ जाएगा 50/1000 -5√3 आई कैप, और ये भी कितना आ जाएगा, -5√3 आई कैप। ये आपका हो जाएगा 50/1000, ये आ गया -10√3 आई कैप, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये आपका आ गया √3/2 आई कैप डीपी वेक्टर, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं भाई। नाउ इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको पता हो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसको आई से लिखते हैं, मॉड ऑफ डीपी वेक्टर कर देंगे, हमें आई की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो मॉड ऑफ डीपी देखें तो कितना आ रहा है, √3/2 आ गया न्यूटन सेकेंड, ठीक है। 5 और 5 10 हो गए, 10 से कट गया, एक 0 कट गया, 5 2 10 √3/2 बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फोर्स की, किसकी, फोर्स की, तो फोर्स भी देख लेते हैं कितना आएगा। चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है सीधे इम्पल्स, तो आपका डायरेक्ट आ गया चेंज इन मोमेंटम से ही, जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वही इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स तो आपका निकल आया। अब हम बात कर लेते हैं फोर्स की, F इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड dp वेक्टर बाई dt। अब देखो dp वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी, √3/d, टाइम क्या था आपका 10⁻³ तो कितना आ जाएगा ये 500√3, ये ऊपर जाके 1000 हो जाएगा, √3 × 1000 2 से कटेगा तो 500 आ गया आपके पास न्यूटन, 500√3 न्यूटन आपके पास आ गया फोर्स। तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया आपका इम्पल्स। इम्पल्स सीधे निकलता है चेंज इन मोमेंटम से, और फोर्स आपका इस तरह से निकल आता है जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं किसकी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टॉपिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है। इस ग्राफ में देखिए कैसे है, यह आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। कौन सा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दे रखा है ऐसा, यह आपका पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, यहां पर जो टाइम है वो दे रखा है 2 सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही आगे दे रखा है यहां पर 4 सेकेंड, और ये दे रखा है आपको 6 सेकेंड, ठीक है। और जो पोजीशन है यहां पर आपको दे रखी है 4, ऐसे इसके आधे पे दे रखी है 2, ये है मीटर में, और ये आपका टाइम किसमें दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको सेकेंड में, ठीक है। आपको निकालना है इम्पल्स। अच्छा, जो बॉल है जिसका ये दे रखा है, बॉल का जो मास दे रखा है आपको 0.1 kg है, kg की मास है इस बॉल की, फिगर में आपको इसका पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, फाइंड इम्पल्स ऑन बॉल एट t = 2 सेकेंड, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। स्पीड
वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, स्पीड की भी नहीं, है ना। वेलोसिटी ऑफ बॉल फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। अब अगर आपको ध्यान हो, सभी को ध्यान होना चाहिए कि जो स्ट्रेट लाइन मिलती है, अगर हमको पोजीशन टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो 0 से लेकर 2 सेकेंड तक वेलोसिटी क्या रही है, कांस्टेंट। और निकलती कैसे है, तो वेलोसिटी बराबर होता है स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। स्लोप कैसे निकलती है, मान लीजिए यहां पर एंगल थीटा है, यहां पर क्या मान लिया आपने, एंगल थीटा। तो स्लोप किसके बराबर होती है, tan थीटा के। अब थीटा कैसे निकलता है, ये परपेंडिकुलर कितना है 4, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2। ये इतना देखिए 4 सामने लिखा हुआ है, ये कितना आ जाएगा 2। तो 4/2 कितना आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं, इसको बोल देंगे हम लोग u, इसको u बोल देते हैं, v नहीं बोलते, ठीक है। इसको u बोल लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। अगर हम वेलोसिटी देखें 2 सेकेंड पे कितनी हो गई, दूसरे सेकेंड पे आते ही 0 हो गई है। कैसे, इसके बाद ग्राफ कैसा है, सीधा। तो दूसरे सेकेंड पे आते ही बॉल रुक गई, इसके बाद रुकी है हमेशा, है ना। यहां से बॉल चल रही, 2 सेकंड तक बॉल चली, दूसरे सेकंड पे आकर रुक गई बॉल अपने आप, कोई फोर्स काम कर रहा होगा जिसकी वजह से वो रुक गई। तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड कितना हो गया, इसको मान लेते हैं v, वो हो गई 0। कैसे मालूम चला 0, क्योंकि पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही 2 सेकंड के बाद। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई 0। नाउ इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये क्या आ जाएगा, mv माइनस mu, mv माइनस mu। mv कितना है, m इंटू वी, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 0.1, 0.1 मल्टीप्लाई u क्या है आपके पास, इधर रखा है 2। तो फाइनली इंपल्स क्या आ जाएगा 0.2 न्यूटन सेकेंड। माइनस हो जाएगा, माइनस क्या शो कर रहा है, ये इंपल्स आपकी स्पीड को कम कर रहा है। अगर आपका लीनियर मोमेंटम कम हो रहा है, इसका मतलब इंपल्स माइनस का आएगा। अगर लीनियर मोमेंटम बढ़ रहा है, इसका मतलब इंपल्स प्लस का आएगा। सिंपल है बिल्कुल। तो माइनस का इंपल्स क्या शो करता है कि आपका लीनियर मोमेंटम डिक्रीज हुआ है। भाई पहले ज्यादा था, बाद में 0 हो गया। तो लीनियर मोमेंटम अगर डिक्रीज होगा तो इंपल्स हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा आपके पास जो है इंपल्स। क्लियर हो गई बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाई x इज इक्वल टू, दे रखा है मान लीजिए आपको 10 साइन 4 पाई इंटू टी। क्लियर होगी बात। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड फोर्स एट t इज इक्वल टू 1/8 सेकेंड। ठीक है भाई, आपको t इज इक्वल टू 1/8 सेकेंड पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, इस मास को चाहो तो आप मास को भी लिख ही लो कुछ। मास मान लेते हैं 1 kg। मास क्या मान लेते हैं 1 kg। ठीक है, वैल्यू में अपना आंसर आएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या, देखो x इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 10 साइन 4 पाई टी। तो हम पहले निकालते हैं v। v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। v का मतलब वेलोसिटी है, तो पहले आप वेलोसिटी निकालोगे, d बाई dt 10 इंटू साइन 4 पाई इंटू टी। ठीक है, 1/8 नहीं, 1/8 ऐसा करते हैं कि पाई भी आएगा तो पाई को भी हम
चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, 1/8 लेते हैं, ठीक है। साइन 4/t, अब क्या हो जाएगा इसमें, 10 आप लिख लो बाहर, 10 तो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस 4πt, ठीक है। साइन का कॉस हो गया। देखिए अंदर आपका जो एंगल है उसमें सिर्फ t नहीं है, तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू कॉस 4πt मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी टी 4π, तो 4π आपका आ जाएगा बाहर, dt बाई dt का हो जाएगा आपके पास 1, ये आ गया v। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 10 इंटू 4π और इंटू आ गया आपके पास cos 4πt, cos 4πt आपके पास आ गया फाइनली। क्लियर होगी बात, ये आ गया आपके पास v। नाउ अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, तो वो आता है dv बाई dt, है ना, कितना हो जाएगा, d बाई dt 40π और cos 4π इंटू टी, इस तरह से, ठीक है। 40 इंटू पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos का होता है माइनस साइन, cos का होता है माइनस साइन 4πt एंगल, और एंगल का दोबारा जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन d बाई डी टी 4πt, तो एक और 4π आपका बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 160π स्क्वायर, माइनस और लग जाएगा आगे, ये 4π टी बाई टी तो कौन हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन 4πt, ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। क्या आ गया, एक्सेलरेशन। अब आपको पता हो तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन के सेकंड लॉ में हमें ये बात सिखाई गई थी। तो यहां पर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। m कितना है, 1 kg। a क्या है, माइनस 160π स्क्वायर साइन 4πt। ये आ गया आपका फोर्स एट t इज इक्वल टू 1/8 कर लें, अगर t इज इक्वल टू 1/8 सेकंड पे करते हैं तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 160π स्क्वायर साइन 4π इंटू 1/8, तो π/2। और आपको पता होना चाहिए कि जो π/2 की वैल्यू होती है, मतलब 90, वो होती है 1 साइन के अंदर। है ना, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 160π स्क्वायर साइन π/2, तो माइनस 160 इंटू पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2, तो माइनस 160 इंटू पाई स्क्वायर। बस इसको यही छोड़ देते हैं, सॉल्व नहीं करते, पाई स्क्वायर की वैल्यू रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस इसी में आप करवा दोगे न्यूटन। माइनस 160π स्क्वायर न्यूटन आपका हो गया आंसर, ठीक है। बस वैसे पाई स्क्वायर की वैल्यू आपको दे देगा, लगभग 10 के अप्रॉक्स आती है, तो आप सीधे सीधे अगर क्वेश्चन में दे देगा तो अच्छी बात है। पाई स्क्वायर लगभग 10 के बराबर आता है, ठीक है, लगभग 10 के बराबर आता है। तो जो F है आपका वो अप्रोक्सीमेटली माइनस 1600 न्यूटन हो जाएगा। यह आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने के लिए पाई स्क्वायर की वैल्यू आपको लगभग 10 के अप्रॉक्स दी होती है, तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक बॉडी है, पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स
एक पार्टिकल है जो आपका एक्स वाई प्लेन में कर रहा है मोशन, ठीक है, एक पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स F such that the components of its linear momentum P at any time t और px इज इक्वल टू आपको दे रखा है क्वेश्चन में, px का मतलब लीनियर मोमेंटम अलोंग x एक्सिस 2 cos t, और जो py है आपके पास वो दे रखा है 2 sin t। फाइंड the angle between force and P at time t, ठीक है, समझ गए भाई क्वेश्चन क्या है? आपको एक बॉडी है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है किसी फोर्स के अंडर, और उस फोर्स की वजह से उसका लीनियर मोमेंटम px जो है वो इस तरह से वेरी करता है और py जो है वो इस तरह से वेरी करता है। तो फोर्स और लीनियर मोमेंटम के बीच का एंगल आपको पता करना है किसी भी इंस्टेंट t पर। चलिए कर लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन, आ जाइए। अब p वेक्टर क्या होता है? p वेक्टर होता है pxi कैप प्लस pyj कैप, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप। ये हो गया आपके पास p वेक्टर। इक्वेशन नंबर कर लोगे इसको फर्स्ट, तो ऐसा कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कर देते हैं इरेज, अब इसकी जरूरत रही नहीं है। अब देखिए f वेक्टर क्या होता है, dp वेक्टर बाई dt, d बाई dt, p वेक्टर के प्लेस पे लिख दोगे आप 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप, ये हो गया f वेक्टर। अब देखो 2 तो आ जाएगा बाहर, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले तो sin t i कैप हो जाएगा, cos का होता है माइनस sin t, और इसका जब हम करेंगे वापस से इस वाले का तो इसका 2 आ जाएगा बाहर, sin t का डिफरेंशिएशन cos t होता है, ये हो गया आपके पास इस तरह से। तो f वेक्टर आ गया माइनस 2 sin t i कैप प्लस 2 cos t j कैप। ठीक है भाई, अब आपको क्या बताना है? इन दोनों के बीच का फोर्स आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल, फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल आपको बताना है। तो फॉर एंगल हम क्या करेंगे, एफ वेक्टर डॉट कर देंगे पी वेक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन सा वाला, डॉट प्रोडक्ट वाला। कैसे करते थे आपको ध्यान होगा, एफ वेक्टर क्या है, माइनस 2 साइन टी आई कैप प्लस 2 कॉस टी जे कैप, डॉट लगा दो यहां पर। लीनियर मोमेंटम क्या दे रखा है, इस तरह से। अब जब हम डॉट करते हैं तो आपको ध्यान होगा सिर्फ i को i से करना होता है और j को j से करना होता है, क्योंकि i डॉट j 0 होता है
और जे डॉट आई बी क्या होता है 0। तो पहले हम कर लेंगे -2 और ये, तो -2 इंटू 2 हो गया 4 sin t इंटू cos t, -4 sin t इंटू cos t है ना। और i डॉट आई कितना होता है 1। अब j का जैसे करते हैं तो 4 cos t sin t, j डॉट j कितना होता है 1, तो ये भी हो जाएगा 1। तो ये आ गया माइनस, सेम चीज थी 0 आ गया, कितना आ गया 0। तो f वेक्टर डॉट p वेक्टर आपका 0 आ गया। और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आंसर देता है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। कैसे, मैं आकर के बताता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ए बी cos थीटा, ए डॉट बी होता है ए बी cos थीटा 0, तो इसका मतलब cos थीटा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ना तो ए 0 है ना बी 0, थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ना एफ 0 है ना पी 0 है, इनके बीच का एंगल 0 था इसलिए आंसर इनका 0 आ गया। एंगल 90 था, सॉरी 0 नहीं था, cos 90 0 था इसलिए आंसर 0 आया। तो ये हो गया भाई आपका सॉल्यूशन। इस तरह से करना था आपको ये क्वेश्चन, समझ आ गई बात। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे लॉज ऑफ मोशन और इंपल्स पर, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, आपको सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।